आज हम दांतों की दुनिया में एक बहुत बड़े रहस्य को सुलझाने जा रहे हैं। सोचिए, हमारा दांत जबड़े की ठोस हड्डी में लगा होता है, लेकिन वो उससे जुड़ा हुआ यानी फ्यूज नहीं होता। हाँ, उसमें हल्की सी हरकत होती है। और इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि हम तारों की मदद से, मतलब ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट से, दांत को हड्डी के अंदर एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। ये कैसे मुमकिन है? एक ठोस चीज दूसरी ठोस चीज के अंदर कैसे चलती है? एग्जैक्टली। ये सवाल वाकई लाजवाब है और इसका जवाब छिपा है एक बहुत ही छोटी लेकिन बेहद शक्तिशाली संरचना में। आज हम उसी की गहरी पड़ताल करने वाले हैं, पेरियोडोंटल लिगामेंट या पीडीएल। अच्छा। और ये नीट पीजीएमडीएस की तैयारी के लिए सबसे जरूरी विषयों में से एक है, क्योंकि यह सिर्फ एक संरचना नहीं बल्कि एक पूरा बायोलॉजिकल सिस्टम है। कि ये क्या है, बल्कि ये भी समझेंगे कि ये उस जादू को कैसे संभव बनाता है जिससे दांत हिलते भी हैं और अपनी जगह पर मजबूत भी रहते हैं। बिल्कुल। तो चलिए इस बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग के कमाल को समझना शुरू करते हैं। चलिए तो शुरुआत करते हैं इसकी पहचान से। पेरियोडोंटल लिगामेंट एक नरम, खास तरह का कनेक्टिव टिश्यू है जो दांत की जड़ की बाहरी परत यानी सीमेंटम और उसे घेरने वाली हड्डी यानी एल्वियोलार बोन के बीच में एक सैंडविच की तरह मौजूद होता है। सैंडविच की तरह? हाँ, इसे डेस्मोडोंट या पेरीसीमेंटम भी कहते हैं। और ये दिख कैसा है? क्या इसकी कोई खास बनावट है? क्योंकि ये तो मतलब पूरी जड़ को घेरे रहता है। हाँ, और इसकी बनावट परीक्षा के नजरिए से बहुत महत्वपूर्ण है। ये एक घंटे के ग्लास या आवर ग्लास जैसा होता है। आवर ग्लास? अच्छा, मतलब बीच में पतला और किनारों पे चौड़ा। बिल्कुल, ये ऊपर और नीचे से चौड़ा और बीच में जड़ के मध्य तिहाई हिस्से में सबसे संकरा होता है। ओके। इसकी औसत चौड़ाई सिर्फ 0.25 मिलीमीटर के आसपास होती है। सिर्फ 0.25 मिलीमीटर? जी, सोचिए इतनी पतली सी जगह में कितना कुछ हो रहा है। ये ऊपर मसूड़ों से जुड़ा होता है और हड्डी के अंदर मौजूद वॉल्कमैन्स कैनाल्स के जरिए हड्डी से सीधा संपर्क रखता है, जैसे कोई सूचना और पोषण का हाईवे हो। तो हमने इसकी आवर ग्लास जैसी बाहरी संरचना को समझ लिया। अब जरा इस 0.25 मिलीमीटर की छोटी सी जगह के अंदर जूम करके देखते हैं, वहां कौन से खिलाड़ी हैं, यानी वो कौन सी कोशिकाएं हैं जो इस पूरे सिस्टम को चला रही हैं। बहुत अच्छा सवाल है। हम यहाँ की कोशिकाओं को उनके काम के हिसाब से दो मुख्य टीमों में बांट सकते हैं। दो टीमें? हाँ, एक है कंस्ट्रक्शन टीम जिसमें बनाने वाली कोशिकाएं हैं और दूसरी है डिमोलिशन टीम जिसमें तोड़ने फोड़ने वाली कोशिकाएं हैं। इन दोनों टीमों के बीच का संतुलन ही सब कुछ है। इंटरेस्टिंग। तो कंस्ट्रक्शन टीम में कौन कौन है? मुझे लगता है फाइब्रोब्लास्ट इसका लीडर होगा। बिल्कुल सही। इस टीम का स्टार प्लेयर फाइब्रोब्लास्ट है, जो यहाँ की कुल कोशिकाओं का लगभग 65% है। 60%? हाँ, ये सिर्फ कोलेजन फाइबर बनाते ही नहीं बल्कि उन्हें एक खास दिशा में व्यवस्थित भी करते हैं, जैसे कोई इंजीनियर केबल बिछा रहा हो। अच्छा। इनके अलावा ऑस्टियोब्लास्ट हड्डी की सतह पर नई हड्डी बनाते हैं और सीमेंटोब्लास्ट सीमेंटम की सतह पर नया सीमेंटम बनाते हैं। और ये डेमोलिशन टीम, इसका काम तो इसके नाम से ही जाहिर है। हाँ, ये तोड़ने का काम करती है। इसमें मुख्य रूप से ऑस्टियोक्लास्ट होते हैं जो हड्डी को घोलते हैं। ये बड़े आकार की और मल्टी न्यूक्लिएटेड कोशिकाएं होती हैं, मतलब इनमें कई केंद्रक होते हैं। यहाँ एक विरोधाभास लगता है। एक तरफ कंस्ट्रक्शन टीम हड्डी बना रही है और दूसरी तरफ डेमोलिशन टीम उसे घोल रही है, वो भी एक ही छोटी सी जगह में। सही। तो इन दोनों के बीच संतुलन कैसे बना रहता है? कौन तय करता है कि कब हड्डी बननी है और कब घुलनी है? यही तो इस लिगामेंट का सबसे दिलचस्प पहलू है। ये संतुलन सिग्नल्स और प्रेशर से नियंत्रित होता है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही अनोखी बात है जिसे अक्सर भूल जाते हैं। वो क्या है? जो हमारा स्टार प्लेयर था, फाइब्रोब्लास्ट, हाँ, वो सिर्फ कंस्ट्रक्शन टीम में नहीं है। उसके पास एक सुपर पावर है, वो डेमोलिशन का काम भी कर सकता है। अच्छा, मतलब फाइब्रोब्लास्ट में बनाने और तोड़ने दोनों की क्षमता है। ये तो बड़ी अजीब बात है। बिल्कुल, फाइब्रोब्लास्ट न सिर्फ नए कोलेजन फाइबर बनाता है बल्कि पुराने या टूटे फूटे फाइबर्स को अपने अंदर निगलकर, मतलब फैगोसाइटोस करके, एंजाइम से पचा भी लेता है। कमाल है। इसी दोहरी भूमिका की वजह से पेरियोडोंटल लिगामेंट का टर्नओवर रेट हमारे शरीर के किसी भी दूसरे कनेक्टिव टिश्यू से कहीं ज्यादा है। ये लगातार खुद को नया बनाता रहता है। और ये परीक्षा के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है ना? निश्चित रूप से। ये तो सच में एक सुपर पावर है। अच्छा, एक और नाम है जो सुनने में बड़ा भारी भरकम लगता है और अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है, एपिथेलियल सेल रेस्ट ऑफ मेलिसेस।
हाँ, ये बहुत जरूरी है। ब्रिस्क का मतलब है बचे हुए टुकड़े। तो क्या ये दांत बनने की प्रक्रिया के बाद पीछे छूटे हुए कुछ सेल्स हैं जो बस वहां पड़े रहते हैं? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये एक तरह से स्लीपर सेल्स हैं। स्लीपर सेल्स। जी। दांत की जड़ बनते समय जो हर्टविग्स एपिथेलियल रूट शीथ नाम की कवरिंग होती है वो टूट जाती है और उसके कुछ टुकड़े वहीं लिगामेंट में रह जाते हैं। सामान्य अवस्था में ये शांत रहते हैं, लेकिन जैसे ही कोई इन्फेक्शन या चोट लगती है ये जाग जाते हैं और अनियंत्रित रूप से बढ़ने लगते हैं, जिससे रेडिकुलर सिस्ट या कभी-कभी ट्यूमर भी बन सकता है। ओहो, इसीलिए ये क्लिनिकली इतने जरूरी हैं। बिल्कुल। तो हमने कोशिकाओं यानी वर्कर्स को समझ लिया। अब बात करते हैं कि ये वर्कर्स मिलकर बनाते क्या हैं, यानी फाइबर्स और ग्राउंड सब्सटेंस। यहीं तो लिगामेंट की असली ताकत छुपी है ना? हाँ, इसकी असली ताकत इसके फाइबर्स के डिजाइन में है। इसे आप एक सस्पेंशन सिस्टम की तरह देखिए, जैसे किसी पुल को केबलों ने थाम रखा हो। ठीक है। ये फाइबर्स कोलेजन के मोटे बंडल होते हैं जिन्हें प्रिंसिपल फाइबर्स कहते हैं। और इन फाइबर्स के जो सिरे सीमेंटम और हड्डी के अंदर धसे होते हैं, उन्हें शार्पीज फाइबर्स कहते हैं। एकदम सही। तो ये फाइबर्स एक तरह से दांत को हड्डी में लटकाए रखने वाली रस्सियों का एक जटिल जाल है। हर रस्सी एक खास दिशा में तनाव झेलने के लिए बनी होगी। बिल्कुल सही सोचा। हर ग्रुप का एक खास इंजीनियरिंग डिजाइन है। इन्हें मुख्य रूप से 6 समूहों में बांटा गया है। 6 समूह? हाँ, सबसे बड़ा और सबसे मजबूत समूह है ऑब्लिक ग्रुप। ऑब्लिक ग्रुप। ये तिरछे होते हैं और चबाने के भारी भरकम वर्टिकल फोर्स को झेलते हैं। ये दांत को नीचे हड्डी में धंसने से रोकते हैं। ये एक क्लासिक एमसीक्यू सवाल है कि सबसे बड़ा ग्रुप कौन सा है। ठीक है, ये याद रखने वाली बात है। फिर आता है हॉरिजॉन्टल ग्रुप, जो दांत को अपनी जगह पर घूमने या रोटेट होने से रोकता है, जैसे किसी खूंटे को रस्सी से सीधा बांध दिया हो। समझ गया। एल्वियोलर क्रेस्ट ग्रुप और एपिकल ग्रुप मिलकर दांत को सॉकेट से बाहर निकलने या अंदर धंसने से रोकते हैं। और वो एक ग्रुप है जो एक दांत से दूसरे दांत तक जाता है। हाँ, वो बहुत खास ग्रुप है, ट्रांसेप्टल ग्रुप। ये एक दांत के सीमेंटम से निकलकर पड़ोसी वाले दांत के सीमेंटम तक जाता है। तो ये सभी दांतों को एक साथ एक आर्च में बनाए रखता है। बिल्कुल, जैसे मोतियों की माला का धागा। बहुत बढ़िया। और आखिर में इंटररेडिकुलर ग्रुप, जो सिर्फ कई जड़ों वाले दांतों में, जैसे दाढ़ में, जड़ों के बीच पाया जाता है और उन्हें स्थिरता देता है, एक तरह की अंदरूनी मचान की तरह। ये वर्गीकरण तो बहुत ही तार्किक है। मतलब हर फोर्स के लिए एक काउंटर फोर्स डिजाइन किया गया है। बिल्कुल। इन मुख्य फाइबर्स के अलावा और क्या होता है? इनके अलावा ऑक्सीटैलिन फाइबर्स भी होते हैं, जो इलास्टिक फाइबर की तरह होते हैं और रक्त वाहिकाओं को सहारा देते हैं। और इन सबको एक साथ बांध कर रखने वाला एक जेल जैसा पदार्थ होता है, जिसे ग्राउंड सब्सटेंस कहते हैं। ग्राउंड सब्सटेंस? हाँ, और इसमें लगभग 70% पानी होता है। ये पानी एक हाइड्रोलिक कुशन की तरह काम करता है, जो अचानक लगने वाले बलों को सोख लेता है। ये बात हमेशा मुझे हैरान करती है। हम दांतों के बीच आए एक छोटे से बाल को भी महसूस कर लेते हैं, लेकिन हड्डी में तो ऐसी नसें नहीं होती। तो ये सिग्नल आखिर आ कहां से रहा है? सारा कमाल इसी 0.25 मिलीमीटर की जगह का है। अच्छा। इसकी तंत्रिका आपूर्ति ट्राइजेमिनल गैंग्लियन से आती है और ये बेहद संवेदनशील होती है। इसमें स्पर्श, दबाव और दर्द को महसूस करने वाले रिसेप्टर्स तो होते ही हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है प्रोप्रियोसेप्शन। प्रोप्रियोसेप्शन, इसका क्या मतलब हुआ? प्रोप्रियोसेप्शन का मतलब है जबड़े की स्थिति का ज्ञान। मतलब आपका दिमाग जानता है कि आपके दांत कहाँ हैं और आप कितनी जोर से काट रहे हैं बिना देखे हुए भी। ओके। इसमें रफीनी जैसे मैकेनो रिसेप्टर्स जैसे विशेष सेंसर्स होते हैं, जो बहुत हल्के दबाव को भी पहचान लेते हैं। तो यही वजह है कि जब कुछ चबाते हुए कोई कंकड़ आ जाता है तो जबड़ा तुरंत खुल जाता है। एकदम सही। ये रिफ्लेक्स इसी लिगामेंट से शुरू होता है। और इस पूरे सिस्टम को चलाने के लिए ऊर्जा मतलब पोषण की भी जरूरत होती होगी। इसकी ब्लड सप्लाई कैसी है? इसकी ब्लड सप्लाई बहुत ही समृद्ध है, क्योंकि यहाँ की कोशिकाओं का मेटाबॉलिज्म बहुत ज्यादा है। ठीक है। इसे 3 तरफ से खून मिलता है, दांत की मुख्य धमनी से और हड्डी के अंदर की धमनियों से। मतलब इंटररेडिकुलर और इंटरडेंटल आर्टरीज से। हाँ, ये एक तरह का ट्रिपल रिडंडेंसी सिस्टम है, जो ये सुनिश्चित करता है कि इस महत्वपूर्ण टिश्यू तक पोषण की कभी कमी न हो। तो हमने इसकी बनावट, इसके खिलाड़ी, उनके काम करने के तरीके और इसकी नर्व और ब्लड सप्लाई को समझ लिया। अब अगर हमें एक फंक्शन चुनना हो जो पीरियोडोंटल लिगामेंट को सबसे ज्यादा खास बनाता है,
तो वो कौन सा होगा? बिना किसी शक के इसका फॉर्मेटिव और रीमॉडलिंग फंक्शन। रीमॉडलिंग। जी, यानी लगातार बनने और बदलने की क्षमता। इसी एक क्षमता के कारण ऑर्थोडोंटिक्स संभव है। अच्छा। बाकी सारे फंक्शंस जैसे फिजिकल सपोर्ट, न्यूट्रिशन और सेंसरी इसी रीमॉडलिंग की प्रक्रिया को सपोर्ट करते हैं। इसे थोड़ा और समझाइए, बाकी फंक्शन इसे कैसे सपोर्ट करते हैं? देखिए, इसका फिजिकल फंक्शन यानी दांत को हड्डी से जोड़ना और शॉक एब्जॉर्बर का काम करना एक रनिंग शू के कुशन जैसा है। ये जरूरी है, लेकिन इसकी असली खासियत ये नहीं है। असली खासियत है बदलने की क्षमता। बिल्कुल। इस बदलाव के लिए कोशिकाओं को काम करना पड़ता है और बिना अच्छी ब्लड सप्लाई यानी न्यूट्रिशनल फंक्शन के कोशिकाएं काम नहीं कर सकती। सही। फंक्शन से मिलती है जो बताता है कि दांत पर कितना और कहां से बल लग रहा है। तो इसकी रीमॉडलिंग की क्षमता ही इसे एक स्टैटिक रस्सी से एक डायनामिक, जीवित और बुद्धिमान टिश्यू बनाती है। बिल्कुल सही कहा आपने। और यही हमें हमारे शो के शुरुआती सवाल पर वापस ले आता है, एक दांत ठोस हड्डी के अंदर हिलता कैसे है? तो अब हम उस जादू को समझने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल। इसका सबसे क्लासिक उदाहरण है ऑर्थोडोंटिक टूथ मूवमेंट। ये प्रक्रिया पूरी तरह से पेरियोडोंटल लिगामेंट की रीमॉडलिंग क्षमता पर निर्भर करती है। हाँ। जब ऑर्थोडोंटिक तार दांत पर एक दिशा में लगातार हल्का दबाव डालते हैं तो लिगामेंट में मौजूद कोशिकाओं को सिग्नल मिलता है और फिर कंस्ट्रक्शन और डेमोलिशन टीम्स काम पर लग जाती हैं। एकदम सही। जिस दिशा में दांत को धकेला जा रहा है उस तरफ दबाव पड़ता है। प्रेशर जोन। हाँ, इस प्रेशर जोन में डेमोलिशन टीम यानी ऑस्टियोक्लास्ट सक्रिय हो जाते हैं और हड्डी को घोलना शुरू कर देते हैं ताकि दांत के लिए जगह बन सके। और दांत के पीछे की तरफ जहां खिंचाव बढ़ रहा होगा। बिल्कुल। उस टेंशन जोन में कंस्ट्रक्शन टीम यानी ऑस्टियोब्लास्ट सक्रिय होकर नई हड्डी बनाना शुरू कर देते हैं ताकि जो खाली जगह बनी है वो भर जाए। ये तो कमाल है। मतलब लिगामेंट ही दांत की नई स्थिति के लिए रास्ता बनाता है और फिर उसे नई जगह पर स्थिर भी करता है। ये एक धीमी नियंत्रित प्रक्रिया है। हाँ, और धीमी और नियंत्रित शब्द यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है। अगर कोई ऑर्थोडोंटिस्ट बहुत ज्यादा बल लगा दे तो दबाव वाली साइड में लिगामेंट की ब्लड सप्लाई बंद हो सकती है। ओहो। इससे वहां की कोशिकाएं मर जाती हैं, जिसे नेक्रोसिस या हाइलेनाइजेशन कहते हैं। ऐसी स्थिति में दांत हिलना बंद हो जाता है और जड़ को भी नुकसान पहुंच सकता है। इसीलिए ऑर्थोडोंटिक उपचार में हमेशा हल्के और लगातार बल का उपयोग किया जाता है। बिल्कुल। तो आज की चर्चा से ये बिल्कुल साफ है कि पेरियोडोंटल लिगामेंट सिर्फ दांत को पकड़ने वाली रस्सी नहीं है। ये एक जटिल, जीवित और डायनामिक बायोलॉजिकल मशीन है। हाँ। परीक्षा के दृष्टिकोण से देखें तो इसकी घंटे के ग्लास जैसी आकृति, सबसे बड़े और सबसे महत्वपूर्ण ऑब्लिक फाइबर्स का समूह, फाइब्रोब्लास्ट की बनाने और तोड़ने की दोहरी भूमिका और वो एपिथेलियल सेल रेस्ट्स ऑफ मेलासिस का सिस्ट बनाने का क्लिनिकल रिस्क, ये कुछ ऐसे बिंदु हैं जो हमें जरूर याद रखनी चाहिए। निश्चित रूप से। और इस पूरी अद्भुत संरचना के बारे में सोचने पर एक भविष्य का सवाल उठता है। वो क्या है? हम जानते हैं कि पेरियोडोंटल लिगामेंट लगातार रीमॉडलिंग कर रहा है, तो उम्र बढ़ने या मधुमेह जैसी बीमारियां जो पूरे शरीर पर असर डालती हैं, वे इस नाजुक संतुलन को कैसे बिगाड़ती हैं? ये एक सोचने वाली बात है।